हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दोस्तों क्लास 6-1 एनसीईआरटी को और सब्जेक्ट हिस्ट्री को हमने समाप्त किया था। दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्लासेस को डिलीवर किया है दोस्तों, सारा कुछ आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों, इसी की कड़ी में आज हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी को और सब्जेक्ट हिस्ट्री को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, फर्स्ट वन, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट वन। दोस्तों, अभी तक हमारी वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है दोस्तों, आपसे आग्रह विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 6-1 एनसीईआरटी, क्लास 7 को हम लोग देखते हैं। कौन सा दोस्तों? क्लास 7, क्लास हम लोग 7 की एनसीईआरटी, और वो सब्जेक्ट कौन सा दोस्तों? सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। कौन सा दोस्तों? हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा? हिस्ट्री को देखने वाले हैं दोस्तों। और जैसे दोस्तों आप एनसीईआरटी के सीरीज को समझेंगे तो जो क्लास 6 है, क्लास 6 में आपको जो है कि जो एनसीईआरटी की जो सीरीज है क्लास 6 में जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट के बारे में। और जो क्लास 7 का दोस्तों मिडावल है, यानी मिडवल हिस्ट्री के बारे में देखने मिल जाएगा। और क्लास है दोस्तों ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो जो आज हम लोग जो है कि क्लास 7 के एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। क्लास 7 एनसीईआरटी को चैप्टर नंबर फर्स्ट है दोस्तों। उस चैप्टर का नाम है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को दोस्तों अगर आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं और समझते हैं, यू आर एबल टू गेट ए क्लैरिटी इन दिस चैप्टर। आपको एक विजन बनेगा, आपका अपने एक विचार बनेगा जो हम इस लेक्चर में डिलीवर करने हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ईयर, यानी हम लोग उस जर्नी को देखेंगे, उस जर्नी को इस चैप्टर में हम लोग उस जर्नी को देखने का प्रयास करेंगे जो हजारों वर्ष लगे हैं एक परिवर्तन को होने में, या समय के साथ जो परिवर्तन हुआ है, समय के साथ जो शब्दावली, टर्मिनोलॉजी या फिर वोकैब में, ग्रामर में जो चेंजेस हुए हैं दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो मिडवल हिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाता है कि मिडवल इस मतलब क्लास 7 के एनसीईआरटी में मिडवल पीरियड में कहां से कहां तक हिस्ट्री को आपको यात्रा करनी है हिस्ट्री में, तो अराउंड 800 से 750 तक, यानी 800 सीई कॉमन इरा से लेकर दोस्तों 750 एडी कह ले या सीई कह ले, यहां तक हिस्ट्री को देखते हैं दोस्तों। जो मिडवल पीरियड है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है अर्ली मिडवल पीरियड होता है, एक होता है लेटर मिडवल पीरियड। दोस्तों, ये जो है कि इसका कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियन ने इसको डिवाइड किया, इसको हम लोग मतलब कि पढ़ने में सहजता हो, आसानी हो, इसलिए हम लोगों ने अपनी सहजता के लिए इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, अर्ली मिडवल पीरियड और लेटर मिडवल पीरियड। अर्ली मिडवल पीरियड दोस्तों मोस्ट ऑफ द बुक में देखेंगे तो कहीं 700-800 से दिया रहता है, यानी इसमें अर्ली मिडवल पीरियड में हम लोग उसको देखने को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। लेटर यानी लेटर गुप्ता पीरियड के बाद को जो हम लोग देखें, जैसे मतलब कि हर्षा के यानी वर्धन पीरियड के बाद देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, जो हर्षवर्धन का समय था उसका लेटर, यानी इसका अगर हम कोर बार बताएं तो आपको सिंपल सी बात है, लेटर गुप्ता के बारे में हम लोग यहाँ से इतिहास को देखते हैं, लेटर गुप्ता पीरियड से। अच्छा, लेटर गुप्ता पीरियड में कौन सा आ जाता है आपका दोस्तों?
आपका आ जाता है हर्षवर्धन का। अच्छा, हर्षवर्धन का, उसके बाद फिर आ जाता है हर्षवर्धन का जो गुर्जर प्रतिहार राजपूत, गुर्जर प्रतिहार को देखते हैं, राजपूत के देखते हैं। उसके बाद साउथ इंडिया में चले जाएंगे, राष्ट्रकूट है। और ईस्टर्न इंडिया की तरफ चले जाएंगे तो वहां को पाल वंश, इन सभी को देखने को मिलता है दोस्तों। इसी राजपूत गुर्जर प्रतिहार का एक आपको देखेंगे राजपूत, उसी राजपूत में आपको देखने को मिल जाता है पृथ्वीराज चौहान का जो मतलब कि बैटल ऑफ तराइन। और बैटल ऑफ तराइन जैसे स्टार्ट होता है तो आप चले जाएंगे लेटर मिडल पीरियड में, यानी सल्तनत पीरियड में। कहाँ चले जाएंगे दोस्तों? सल्तनत पीरियड में चले जाएंगे। तो यानी यहाँ से ये चैप्टर दूसरी दिशा में चला जाता है। आई होप अभी तक हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, ये आपको क्लियर होगा, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हमने इसको विजुलाइज करने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया कि कैसे चीजों को कवर किया जाता है, कैसे चीजों को पढ़ा जाता है, जिससे हमारे माइंड में चीजों सेट होंगी और कौन कौन सी चीजों को हमको भी देखना है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मेडिवल पीरियड के जो इस चैप्टर में है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी इरेज इट, हम लोग इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या कुछ है खास। अभी तक हम लोग जो बताया दोस्तों, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगा जो हमने अभी तक, सॉरी जो भी तक मैं आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों, बताइए वो कैसे लगा। यूँ आपको अब ठीक हो, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो इसको थोड़ा सा, यही सब है भाई। थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती है, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा इसको रीज करने में कठिनाई भी नहीं होती और हमारा जो सेटअप है वो भी अपने एक्चुअल रूप में डैमेज नहीं होता। यानी चलिए कोई नहीं, अब मैं जो आपको जो बताने चल रहा हूँ दोस्तों उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आपको बताते हैं इस चैप्टर में कैसी यात्रा है, उस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अब आप ठीक से रहिएगा दोस्तों। ओहो, चलिए कोई नहीं। तो दोस्तों आपने एक जोग्राफर का नाम बताता हूं दोस्तों, उस जोग्राफर का नाम है अल अदृशी। क्या नाम है दोस्तों? अल अदृशी। ये दोस्तों अल अदृशी ये एक जो है कि कार्टोग्राफर है। क्या है दोस्तों? कार्टोग्राफर है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कार्टोग्राफर क्या होता है। कार्टोग्राफर कौन है दोस्तों? तो ए पर्सन हु मेक्स मैप्स, ए पर्सन हु मेक्स मैप्स, यानी जो अल अदृशी दोस्तों ये मोरक्को का निवासी है। कहाँ का दोस्तों? मोरक्को। मोरक्को आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखना जाएगा, नॉर्थ साइड में दोस्तों। ये मोरक्को का निवासी है जो स्पेन में दोस्तों लगभग 18 वर्ष तक रहा। इसका जो कार्यकाल है, मतलब कि कार्य पीरियड है, समय काल है दोस्तों, वो 1100 से 1166 के बीच है। ठीक है, 1100 से 1166 के बीच है दोस्तों। ये 12वीं शताब्दी मतलब 12th सेंचुरी में एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ड्रॉ द मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ड्रॉ द मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस सब कॉन्टिनेंट पे दोस्तों ये किसको ड्रा करने के बाद ड्रॉ करता है? इंडिया एंड श्रीलंका को भी ड्रॉ करता है। तो दोस्तों आई होप ये आपको विजुअल होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ क्लियर है। आई होप, मुझे लगता है
इसको अब मैं ब्राइटनेस को बढ़ाऊं तो ये ठीक दिख रहा है दोस्तों। चलिए, आई होप अब थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा इसको सेटअप करने का प्रयास करता हूँ। ये ऊपर चला जाएगा तो फिर ये नीचे हो जाएगा, कोई नहीं। इंडिया श्रीलंका में लिखा था दोस्तों, श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका में लिखा था, ये श्रीलंका है दोस्तों। अब आपको विजुअल होगा। तो अल इदरीसी जो कि एक कार्टोग्राफर है, मतलब कि ये एक भूगोलवेत्ता है दोस्तों, जो मोरक्को का निवासी है। 1166 के बीच जो है कि इसका टाइम पीरियड रहता है दोस्तों। तो ये क्या करता है कि ये जो है कि एक भारत का मैप बनाता है, यानी मैप बनाता है। और इस मैप में ऐसे ऐसे कुछ मैप को ड्रॉ करता है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऐसे कुछ मैप को ड्रॉ करता है। तो दोस्तों ये जो है कि जब ये मैप को ड्रॉ करता है, इस मैप में देखेंगे तो आपको कुछ अता पता ही नहीं लगेगा, जो अपने हिसाब से मतलब उसको चीजों को, अच्छा ये मतलब कि इसको बचपन ही जो सो भूगोल के बारे में या अर्थ के बारे में उसको समझना, इसको जो है कि ये बचपन से इसकी अभिरुचि रही थी। तो ये जो है कि एक मैप को ड्रॉ करता है, उसमें दिखाता है कि ये भारत है, और भारत से जो लगा हुआ हिस्सा श्रीलंका को भी इसमें ड्रा करने का प्रयास करता है। दोस्तों इस मैप से आपके माइंड में आएगा, इस मैप से किसको ज्यादा लाभ या एडवांटेज हुआ करता था। दोस्तों इस मैप से जो है उस समय के जो मर्चेंट हुआ करते थे, जो सेलर हुआ करते थे, जो नाविक हुआ करते थे, उनको इस मैप से मतलब के व्यापार को करने में थोड़ा सा सहायता मिलता था और उनको एज मिलता था। तो दोस्तों इसी जो ये 12th सेंचुरी में ड्रा किया दोस्तों, इसी की कड़ी में जो 12th आज के 18 दशक में, यानी 70-20 में, कब दोस्तों 70-20s में दोस्तों, एक फ्रेंच जो है कि कार्टोग्राफर था। फ्रेंच कार्टोग्राफर ने एक भारत का मैप ड्रा करता है, ठीक है। वो जो भारत का मैप ड्रॉ करता है दोस्तों, उसमें जो है कि बहुत ही क्लियरली सारे स्पेस को, भारत के जो आज का मॉडर्न इंडिया है दोस्तों, जो मॉडर्न मैप है, इस तरीके से वो कुछ ड्रॉ करने का प्रयास करता है। देखिए ये इस तरीके से मैप को ड्रॉ करने का प्रयास करता है, ये आपको विजुअल होगा, इस तरीके से मैप को ड्रॉ करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों इसमें आप जब मैप में देखेंगे तो ये क्या करता है कि पूरे भारत के मैप को अच्छे से ड्रॉ करता है। ये श्रीलंका को दिखाता है, उसमें एक उत्तर प्रदेश की एक सिटी को भी वो ड्रॉ करने का प्रयास करता है, और उस सिटी का नाम है दोस्तों कन्नौज। कौन सी सिटी है दोस्तों? कन्नौज, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वन वीडियो में जब क्लास 1 से एनसीईआरटी में हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था दोस्तों, हर्ष मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड को दोस्तों, उसमें हमने कन्नौज के सिग्निफिकेंस को बताया था, वो किस लिए फेमस था। और यहाँ पे यह ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। ट्रेडिंग सेंटर यानी यहाँ से मतलब कि सामानों को तादाद में आयात और निर्यात हुआ करता था। यानी ये जोग्राफर जो कि उस ट्रेडिंग सेंटर को ड्रॉ करने का प्रयास करता है। एक बात तो दोस्तों क्लियर हो जाती है, यानी समय के साथ देखो, समय के साथ जो है कि किसी भी शब्द का समय के साथ उसका अर्थ बदलता रहता है। समय के साथ जो है कि किसी भी शब्द का अर्थ बदलता रहता है। यानी जो आज हम उस समय जो इंडिया, यानी उस समय जो भारत का मतलब था दोस्तों। और इसमें जो है कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ भारत के एग्जाम्पल दिए गए हैं। उस समय उसका क्या महत्व हुआ करता था। जैसे उस समय भारत का, यानी जब दिल्ली सल्तनत पीरियड से, जब दोस्तों अर्ली लेटर मिडिल पीरियड की बात करते हैं, जब सल्तनत पीरियड था, यानी जब गुलाम वंश हुआ करता था, उस समय भारत का मतलब, हिंदुस्तान का मतलब हुआ करता था दोस्तों आज का पंजाब, हरियाणा एंड दोआब रीजन ऑफ यमुना एंड गंगा यमुना, यानी यमुना और गंगा के बीच जो स्पेस हुआ करता था, उसी को हम लोग दोस्तों हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। तो दूसरी बात दोस्तों, अच्छा, उसको किसने नाम दिया था? मिनहाज ए सिराज, जो 13th सेंचुरी के दोस्तों 13
13 सेंचुरी के दोस्तों एक जो है कि पर्शियन लेखक थे जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज का दोस्तों, मिनहाज सिराज। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है कि उस समय भारत की परिभाषा बताई, यानी हिंदुस्तान की परिभाषा बताई। हिंदुस्तान की परिभाषा का मतलब था उस समय, मतलब को उस समय साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था, और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया इज नोन एज हिंदुस्तान। उस समय उन्होंने इस समय उसको हिंदुस्तान का। दोस्तों इसी तरीके से 14th सेंचुरी में एक और पोएट हुआ करते थे, एक और कवि हुआ करते थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने हिंदुस्तान की परिभाषा, हिंद की परिभाषा, हिंद शब्द का प्रयोग किया। अच्छा दोस्तों, ये लोग जो है कि पर्शियन हुआ करते थे। कौन से दोस्तों? पर्शियन थे, यानी ये लोग पर्शियन से बिलोंग करते थे। दोस्तों जो उस समय के जो जोग्राफर हुआ करते थे, यानी उस समय के जो ट्रेडर हुआ करते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, सेलर हुआ करते थे दोस्तों, वो जो कि अच्छा एक बात और समझनी है, एक बात और ये समझनी है कि ये सब इन्होंने ये सब बातें बता रहे हैं दोस्तों, ये जो है कि अपने लैंग्वेज में, यानी वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। यानी हमारा जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है लैंग्वेज और ग्रामेटिकली और वोकैबुलरी, यानी समय के साथ सारी चीजें बदलती रहती हैं, समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोगों को वही टेस्ट करना है, यही टेस्ट करना है कि समय के साथ कैसे चीजें बदल रही है। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, यानी सालों में कैसे एक समय इंडिया का मतलब, हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा और यमुना, गंगा यमुना दोआब रीजन हुआ करता था, लेकिन जैसे और समय बीतता है हिंदुस्तान का मतलब ये बदल गया, हिंद का मतलब बदल गया, तो और समय बीतता है तो आज का जो प्रॉपर हिंदुस्तान है पूरा नॉर्थ साउथ पूरे मतलब श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक दोस्तों जो हमारा फैला हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी कह लीजिए, अब तो लद्दाख है वहां पे, तो यहाँ से पूरा फैला हुआ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा बहुत बड़ा लैंडमास है इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों ये जो है कि आज भारत का मतलब कि आज नेशन स्टेट का मतलब कुछ और है जो आज का नेशन स्टेट है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों जो समय के साथ शब्द का अर्थ बदलता जाता है। मैं एक आपको और एक एग्जांपल कोट करने का प्रयास करता हूं, वो जो है कि दोस्तों फॉरेनर, जैसे उस समय फॉरेनर का मतलब क्या हुआ करता था, फॉरेनर का क्या मतलब हुआ करता, उस समय फॉरेनर का मतलब हुआ करता था ए पर्सन या दैट पर्सन डज नॉट बिलोंग टू सेम रिलीजियस या सोशल स्ट्रक्चर या कल्चर, यानी एक ऐसा पर्सन जो एक ही प्रकार के सोसाइटी या कल्चर से नहीं बिलोंग करता था, उसे फॉरेनर कहा जाता था। और इसी को दोस्तों पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी कहा जाता था। तो दोस्तों और एक जैसे जो लोग सिटी में रहते थे, सिटी में रहने वाले लोग उनको वो जो सिटी में रहते थे वे विलेजेस को, जो यानी जो लोग जंगलों में रहते थे उनको जो है कि वो जो है कि फॉरेनर कहते थे। और उसी तरीके से जो विलेज के पर्सन लोग अगर इनके कल्चर से नहीं बिलोंग करते थे, इनके सोसाइटीज नहीं था, इनके ट्रेडिशन इनके कल्चर को फॉलो करने वाला नहीं था, वो फॉरेनर हुआ करता था, वो फॉरेनर हुआ करता। यानी एक ही लैंड मास में अगर ये यहाँ रह रहा है, इनकी सोसाइटी अलग है, इनकी कल्चर अलग है और बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन अगर ये इससे बिलोंग नहीं करता था या इसके लिए ये जो है कि जो यहाँ से व्यक्ति इसके लिए गया है ये यहाँ फॉरेनर कहलाएगा। आई होप अभी तक समझ गए, लेकिन आज परदेशी का आज फॉरेनर का मतलब कुछ दूसरा है, यानी जो इंडियन नहीं है, जो इंडियन धरती से बिलोंग नहीं करता था, और इंडियन धरती आज उसका जो है कि क्राइटेरिया बढ़ गया, उसका जो कि एरिया बढ़ गया। इस प्रकार से दोस्तों समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं दोस्तों। आई होप अभी तक हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया होगा दोस्तों, इसमें आपको कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी। तो दोस्तों आज की क्लास को, आज की कक्षा को, आज की अपनी विचारों को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप अभी तक हमने जो आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों वो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। नेक्स्ट वन वीडियो में दोस्तों जब हम लोग मिलेंगे
इसी जो हमने आर्ट टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया, अल अदृसी, मिनहाज ए सिराज और हिंदुस्तान और सारी चीजों को हम लोग दोस्तों वन बाय वन देखने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने उसी नेक्स्ट वन वीडियो में ही कुछ टर्मिनोलॉजी को भी देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अभी तक हमने जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। मिलने से पहले आपसे फिर से वही हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अभी तक वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को जिन्होंने दोस्तों सब्सक्राइब करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो ये दोनों काम कर लें दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा आपका परिवार थोड़ा सा पोटेंशियल इसका बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है दोस्तों, याद रखना। क्योंकि जब हम किसी चीज से कुछ लेते हैं क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग कहा जाता है। जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं, यानी हम आपका ख्याल रखिए, आप हमारा ख्याल रखिए। हमारा आपका ख्याल क्या है कि दोस्तों अपने परिवार को, हमारी आपकी अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, अपने इस परिवार को थोड़ा सा ग्रो करें, बड़ा करें, और लोग आए और कंपटीशन को बढ़े और चीजों को अपने असर करें। कुछ आप अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाए, हम अपने विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। तो यही अब शेयरिंग इज केयरिंग है दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।